हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड 2023 बैच के लिए टारगेट डीबीजीडी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11। और ये लगभग मैंने 10 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और ये 11 होने वाला है। 5-6 दिन गैप हुआ क्योंकि आप लोग का सपोर्ट नहीं आ रहा था, फिर से बच्चों का मैसेज आया तो मैंने फिर से स्टार्ट किया है। बाकी आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज़ फिर से बंद हो जाएगा। तो साइंस और जीके का चलने वाला है ये। साइंस के 10 क्वेश्चन, जीके के 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए और 100% यहाँ से क्वेश्चन लड़ेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और लाइव एट 4 PM 4 बजे आपको मिलेगा क्लास। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए, इन्फॉर्मेशन आए, क्लास से अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। एंड टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। एंड फ्री क्रैश कोर्स चाहिए तो आपको करना होगा शेयर और सब्सक्राइब कराना होगा। एक सब्सक्राइब पे समझिए 50 सब्सक्राइबर पे एक सब्जेक्ट का आपको फ्री क्रैश कोर्स कंप्लीट कोर्स जो कि मिल जाएगा, ताकि आप एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड कहीं भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो उस स्टडी मटेरियल को। तो चलिए आगे बढ़ते और लेके चलते हैं सेशन पे। तो चलिए स्टार्ट हो चुका है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11। फटाफट आपको शेयर कर देना है और फर्स्ट क्वेश्चन से धमाकेदार स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा तेज़ी में चलेंगे ताकि चलिए। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र है। वो कौन सा यंत्र है जिसके माध्यम से आप आकाशीय पिंडों को देख सकते हैं। एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज पेरिस्कोप, सेकंड ऑप्शन इज टेलीस्कोप एंड थर्ड ऑप्शन इज गायरोस्कोप एंड फोर्थ ऑप्शन इज बायनोकुलर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? A, B, C एंड D, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, गायरोस्कोप, बायनोकुलर। चलिए राइट आंसर कौन देता है देखते हैं। सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, चलिए मैं इसका राइट आंसर दे दूं। जो आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र होता है वो किसके माध्यम से, तो हम लोग टेलीस्कोप के माध्यम से वो देख पाते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आपका ओपेक का मुख्यालय है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है वो आपको बताना है। एंड योर ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन इज वियना एंड सेकंड ऑप्शन लुसाने एंड थर्ड ऑप्शन जेनेवा एंड फोर्थ ऑप्शन इज नैरोबी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट होने वाला है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो ओपेक का जो आपका यहाँ पे होने वाला है वो क्या चीज़ होने वाला है भाई साहब, मतलब कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है वो आपको बताना है। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ओपेक का इसको कर दूं क्लियर। ओपेक को बहुत सारे लोगों को मतलब हिंदी में अगर बात करें तो ये होता है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन जो होता है उसे ओपेक बोलते हैं। तो जिसको नोट करना होगा वो नोट कर सकता है, राइट। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है ये, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। और ये कहाँ पे है भाई साहब, ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो वियना में है, जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट होने वाला है राइट। ओके, तो योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अगर बात करें यहाँ पे लुसाने, तो लुसाने आपका IOC एक कमेटी होती है, मैं आपको बता दूँ। IOC का मतलब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी होती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, लुसाने में है। अगर जेनेवा की बात करूँ तो जेनेवा में बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर बात करें गैट का मुख्यालय है। ओके, गैट का है आपका। अगर और भी बात करें जैसे कि गैट का है, उसके बाद WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। ओके, तो ये बहुत चीज़ें हैं जो जेनेवा में है। अगर बात करें जेनेवा में और भी हैं, जैसे कि आपका WCC वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चर्चेज, यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC भी है आपका जेनेवा में है, या फिर इक्टा है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। बहुत चीज़ें हैं जेनेवा में, तो ये आपको नोट करना है। ओके, तो चलिए नैरोबी है। नैरोबी का अगर बात करें तो नैरोबी में आपका किसका मुख्यालय है, कोई बताएगा क्या नैरोबी में? तो मैं आपको बता दूं कि नैरोबी में होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे बोलते हैं यूनेप, तो इसका मुख्यालय नैरोबी में। चलिए चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि थर्ड क्वेश्चन है सतलज परियोजना किस नदी पर है, ये आपको बताना है। सतलज परियोजना किस नदी पर है ये आपको बताना है। एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज सतलज नदी एंड योर सेकंड ऑप्शन इज चिनाब नदी एंड थर्ड ऑप्शन इज झेलम नदी एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस। विच ऑप्शन इज करेक्ट? A, B, C एंड D। सतलज परियोजना किस नदी पर है आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलो जो आपका राइट आंसर हो जाने वाला है वो कौन सा होने वाला भाई साहब, तो वो है चिनाब नदी, क्योंकि सतलज परियोजना चिनाब नदी पे बनाया गया है। अगर इससे लाभान्वित राज्य की बात करें जिसको बेनिफिट होने वाला है, मतलब कि लाभान्वित है, ओके, तो ये जो होने वाला है वो है जम्मू कश्मीर। तो ये आपको नोट कर लेना है, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी सतलज परियोजना। ओके,
चलिए आगे बात करेंगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दे रखा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, वो आपको बताना है। एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज 1931 एंड योर सेकंड ऑप्शन इज 1932 एंड थर्ड ऑप्शन इज 1930 एंड फोर्थ ऑप्शन इज इन ऐसे कोई नहीं, मतलब कि नॉन ऑफ दीज। चलिए बताइए राइट आंसर कौन देता है, ए बी सी एंड डी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। चलिए जो आपका राइट आंसर हो जाने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर है 4 मार्च 1931, जो कि फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप नोट कर सकते हैं 4 मार्च, बट आपके एग्जाम में डेट ये नहीं पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1931। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और हुआ था 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, तो वो भी आपको नोट कर लेना है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, राइट। तो ये आपको नोट कर लेना है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो ये भी 1931 में ही हुआ। ओके, बाकी आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलेंगे आगे बात करेंगे। अगर तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो वो 1932 में हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। और आपका ये आपको ध्यान में रखना है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो आपका 1932 में हुआ था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलेंगे 5th नंबर क्वेश्चन पे। एंड योर 5th क्वेश्चन क्या है कि मंगोलिया के संसद को क्या कहते हैं, आपको बताना है। एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज कांग्रेस, सेकंड है शोरा एंड थर्ड ऑप्शन इज खुरल एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस। तो मंगोलिया के संसद को क्या कहते हैं आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि मंगोलिया के संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस, शोरा, खुरल एंड नॉन ऑफ दिस। तो चलिए राइट आंसर कौन देता है। चलिए तो मैं आपको बता दूं जो मंगोलिया के संसद को कहते हैं वो कहते हैं खुरल। तो ये आपको नोट कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें शोरा, शोरा कहाँ का है, तो शोरा है भाई साहब अफ़गानिस्तान का, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, इम्पॉर्टेंट है। और पता है जो इम्पोर्टेंट होता है वही, मतलब पढ़ो वही, जो एग्ज़ाम में है वही कराया जाता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराया जाता है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस आपका कहाँ का है भाई साहब, तो ये है आपका USA। तो ये आपको नोट कर लेना है, कहाँ का है, कहाँ का है भाई साहब, कांग्रेस USA का है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके, तो ये आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर किस पे, 5 कंप्लीट हुआ। और 5 में आपका कितना सही हुआ, 5/4 हुआ, तो ठीक है। और 5 में से 5 आपके सही हैं भाई साहब, टॉप क्लास की तैयारी है, आपको इसी तरह कंटिन्यू रखना है, ऑनलाइन टेस्ट लगाना नहीं भूलना है। चलिए बात करेंगे, अब चलेंगे लेके आपको साइंस पे, धुआंधार तरीके से साइंस को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सेशन कैसा लग रहा है वो भी बता दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलेंगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पे। सोडियम सल्फाइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपको बताना है। एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज Na2SO3 है, सेकंड है Na2SO4 है एंड थर्ड ऑप्शन NaSO4 है एंड फोर्थ इज ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। तो सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या होता है आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड का जो सूत्र होता है वो होता है Na2SO3, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें Na2SO4 की, तो ये है आपका सोडियम सल्फेट जो होता है, सूत्र होता है सोडियम सल्फेट का, तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। सोडियम सल्फाइड जो हो जाएगा Na2SO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ओके, एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड क्वेश्चन हमारा 2 दे रखा है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड किसे कहते हैं, मतलब कि सूत्र आपको बताना है। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन मैग्नीशियम, सेकंड क्वेश्चन मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र होता है क्या होता है आपको बताना है। एंड फर्स्ट ऑप्शन है H2SO4 एंड सेकंड ऑप्शन है MgOH2 एंड थर्ड ऑप्शन है NH4OH। ओके, एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, किसका राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड की, तो देखिए चलिए बताइए, देखते हैं कौन बताता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है MgOH2, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें H2SO4 की, तो इसे क्या कहते हैं भाई साहब, तो इसे क्या कहते हैं चलिए बताइए। तो इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बोलिए आप, इसे आप लिख सकते हैं। ओके, NH4OH कोई बताएगा क्या, NH4OH ये किसका सूत्र है, NH4OH किसका सूत्र है, कोई बताएगा, जल्दी से बताइए, NH4OH किसका सूत्र है। चलिए तो मैं बता दूं आपको, NH4 जो OH है ये है आपका किसका, अमोनिया हाइड्रॉक्साइड का। तो ये आपको नोट कर लेना है, ये जितने भी सूत्र बताए जा रहे हैं ना अमोनिया हाइड्रॉक्साइड, तो ये आपको नोट कर लेने हैं। ओके, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड थर्ड हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि किस विटामिन की कमी से जनन शक्ति कम होता है, राइट। ये आपको थोड़ा सा मिस्टेक, जनन शक्ति कम होता है। एंड योर फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन डी एंड सेकंड ऑप्शन है विटामिन के
एंड थर्ड ऑप्शन है विटामिन की एंड फोर्थ ऑप्शन है विटामिन नॉन ऑफ दीज। ओके, चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। चलिए भाई साहब, जो आपका राइट आंसर हो जाने वाला है वो हो जाएगा विटामिन ई, जो कि ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दे रखा है कि विटामिन B12 में पाया जाता है, क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है मैग्नीशियम, सेकंड ऑप्शन है कोबाल्ट एंड थर्ड ऑप्शन है मैग्नीज एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो सामान्य विज्ञान इसमें डिस्कस कर रहे हैं, फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। विटामिन B12 में पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। एंड कोई साइंस का कंप्लीट PDF लेना चाहता है तो आप ले सकते हैं, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे रखा है, डायरेक्ट आप उस पर मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दे रखा है कि सांस द्वारा कितना पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर लगभग निकलता है, आपको बताना है। सांस द्वारा कितना पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। एंड योर फर्स्ट ऑप्शन है जो कि आपका 100 ml लगभग, सेकंड ऑप्शन है 300 ml लगभग एंड 400 ml लगभग फोर्थ ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। एंड डी में दे रखा है नॉन ऑफ दीज। ओके, तो सांस द्वारा कितना पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से निकलता है वो आपको बताना है। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ओके, और ये क्वेश्चन शायद मैंने करा भी रखा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। फेफड़ों में होने वाली गैसीय विनिमय को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। फेफड़ों में होने वाली गैसीय विनिमय को कहते हैं। एंड फर्स्ट ऑप्शन है आपका आंतरिक श्वसन, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सी श्वसन, थर्ड ऑप्शन है बाहरी श्वसन एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। विच ऑप्शन इज करेक्ट, A, B, C एंड D। फटाफट राइट आंसर दे दीजिए। चलिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा भाई साहब, तो हो जाएगा आपका बाहरी श्वसन, जो कि ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है मांसपेशी और किस चीज़ के जोड़ को, अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं। एंड फर्स्ट ऑप्शन है आपका लिगामेंट्स, सेकंड ऑप्शन है टेंडन, थर्ड ऑप्शन है स्टेप्स एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं। तो चलिए, जो इसका राइट आंसर हो जाने वाला हो जाएगा टेंडन, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर लिगामेंट्स की बात करें तो लिगामेंट्स आपका होता है अस्थि से अस्थि के जोड़ जो होता है वो, मतलब हड्डी से हड्डी जो होता है, अस्थि से अस्थि जो होगा तो आपका लिगामेंट्स कहेंगे। अगर मांसपेशी से अस्थि हो तो टेंडन कहेंगे। स्टेप्स क्या होता है, स्टेप जो होता है आपका कान की हड्डी है, किस चीज़ की हड्डी है, कान की हड्डी, जो सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है उसे स्टेप्स कहते हैं, कान की हड्डी, राइट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगर जांघ की हड्डी जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं आपको बताना है, ऑप्शन कमेंट बॉक्स में। ओके, देखते हैं कौन बताता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा दे रखा है मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए प्रयोग होता है, क्या प्रयोग किया जाता है क्षारकत्व को घटाने के लिए। एंड फर्स्ट ऑप्शन है जिंक, सेकंड ऑप्शन पोटासियम, थर्ड ऑप्शन जिप्सम एंड फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए, इसका राइट आंसर भी आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। आज मैंने दिया है 2 क्वेश्चन आपको। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस चीज़ का मिलावट किया जाता है, वो आपको बताना है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, ओके, ऑप्शन ए में दे रखा है पोटासियम नाइट्रेट एंड ऑप्शन सेकंड में दे रखा है पोटासियम क्लोराइड और ऑप्शन सी में दे रखा है आपका पोटासियम एंड थर्ड ऑप्शन में से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए मैं 8 वाले का राइट आंसर बता दूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मान लीजिए 10-15 हैं उसमें से। तो इसमें से मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिप्सम का, जो कि आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। और 9 में आपको बताना है पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या चीज़ इसमें मिलाया जाता है। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज़, पोटासियम 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 क्लोराइड, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्वेश्चन नंबर हमारा 10 में दे रखा है यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व होता है, क्या होता है भाई साहब, वो आपको बताना है।
तो क्वेश्चन नंबर है 10 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए में बढ़ जाएगा घनत्व, घट जाता है। थर्ड ऑप्शन है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दूध से क्रीम अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है भाई, आपको बताना है। तो दूध का घनत्व क्या होता है, तो बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारे खतरनाक 10 क्वेश्चन। और अभी तक आप कोस्ट गार्ड का ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो परम 50 कोड यूज़ करके परीक्षा ऐप पे टेस्ट बाय कर सकते हैं। डीबी और जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप का लिंक दे रखा है, सो डाउनलोड कीजिए फटाफट, परम 50 कोड यूज़ कीजिए, डिस्काउंट मिलेगा। या फिर कंप्लीट भी अगर आप लेना चाहते हैं, 1 साल तक की वैलिडिटी रहेगी, तो वो भी आप ले सकते हैं परम 50 कोड लगा के। ओके, तो फटाफट जाके ज्वाइन होइए और कोड लगाइए और परीक्षा पे टेस्ट बाय कीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, एग्जाम आपका इसी मंथ में। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।